आप यहाँ पर ये जितने भी रिसर्च पेपर्स और रिपोर्ट्स देख रहे हो, ये सब मैंने और मेरी टीम ने पूरे इंटरनेट से ढूंढ कर निकाले हैं, आपको ये समझाने के लिए कि गैम्बलिंग, बेटिंग, सट्टा या आजकल के फैंटेसी गेम्स जो भी कह लो, ये कितनी खतरनाक चीजें हैं। ये पूरी इंडस्ट्री आखिर चलती कैसे है और कैसे ये लोग कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करके आपको गैम्बलिंग का एडिक्शन लगाते हैं। और ये सब कुछ पता होने के बाद भी क्यों गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती। इस डॉक्यूमेंट्री में हमने ये सब कुछ बहुत ही इन डिटेल में कवर किया है कि कैसे ये इंडस्ट्री शुरू हुई, कैसे ये अंडरग्राउंड मार्केट्स में आज भी ऑपरेट होती है और कैसे ये आपको अपना शिकार बनाती है। ये सब कुछ आप इस डॉक्यूमेंट्री में देखोगे। ये इंडस्ट्री इस लेवल तक फैली हुई है कि आज क्रिकेट से लेकर इलेक्शंस तक और ऑनलाइन गेमिंग से लेकर गांव-गांव तक ये इंडस्ट्री किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद है। इस इंडस्ट्री ने ना जाने आज तक कितने घरों को बर्बाद कर दिया होगा, लेकिन बावजूद इसके ना तो इस इंडस्ट्री के बारे में कभी मेनस्ट्रीम मीडिया में चर्चा होती है और ना ही हमारी गवर्नमेंट इस पर खुलकर कुछ बात करती है। लेकिन क्यों, आखिर क्यों कोई इस इंडस्ट्री के बारे में ओपनली बात नहीं करता है? जब गवर्नमेंट को भी पता है कि ये इंडस्ट्री देश के कितने लोगों को बर्बाद कर रही है, तो फिर क्यों गवर्नमेंट इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है? और इसके उल्टा लोग भी कुछ कम नहीं है। जैसे टोबैको और सिगरेट्स के डिब्बों पर डेथ वार्निंग लिखकर आती है, वैसे इन फैंटेसी गेमिंग में भी एक वार्निंग लिखकर आती है कि इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है। फिर भी लोग ना स्मोक करना छोड़ते हैं और ना ही इन एप्स पर टीम्स बनाना छोड़ते हैं। लेकिन क्यों? इतनी सारी क्लियर वार्निंग्स देने के बाद भी आखिर वो ऐसी क्या साइकोलॉजी होती है जो एक बंदे को इसका एडिक्ट बनने पर मजबूर कर देती है? क्यों वो बंदा ये सब पता होते हुए भी कि इससे उसके फैमिली की पूरी लाइफ तबाह हो सकती है, फिर भी वो बंदा ये चीजें किए जाता है? इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो साइकोलॉजी होगी, राइट? बस इसी चीज को डिकोड करने के लिए, इन्हीं सीक्रेट्स को एक्सपोज करने के लिए और हर एक डॉट को कनेक्ट करने के लिए हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। बेटिंग को लेकर आपको YouTube पर जितनी भी वीडियोस मिलेगी वो मोस्टली फैंटेसी गेमिंग एप्स के अराउंड मिलेगी, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में मैंने फैंटेसी गेमिंग एप से लेकर कसिनो, सट्टा मटका, स्लॉट मशीन्स, ऐसी हर तरह की गैम्बलिंग के बारे में इन डेप्थ डिस्कस किया है। और ये डॉक्यूमेंट्री खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि वो शाम में 7 बजे 2-4 टीम्स बनाकर रात के 12 बजे तक करोड़पति बन जाएंगे। इसीलिए इस डॉक्यूमेंट्री के एक सेकंड में आपको थ्रिल और गूज़बम्प्स मिलने वाले हैं। सो बिना एक भी सेकंड स्किप किए इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखना। Let's get started. एक बंदा यूएस के एक कसिनो के वैले पार्किंग में काम करता था। एक दिन वहां आने वाला एक रेगुलर कस्टमर कसिनो से बाहर आता है और ये वैले उसे उसकी गाड़ी हैंडओवर कर देता है। आगे जैसे ये बंदा उसे उसकी गाड़ी हैंडओवर करके वापस से दूसरे कस्टमर की गाड़ी लेने जाता है तो उसे पीछे से एक बहुत ही जोर की आवाज आती है, जैसे कोई बहुत हेवी चीज गिर गई हो। वो बंदा जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो कस्टमर अपनी कार की विंडो पर सर रखा हुआ होता है और उसी मोमेंट में उसकी बेटी जो अराउंड 20 साल की होगी वो जोर जोर से चीखते हुए कार के बाहर आकर गिर जाती है, क्योंकि उसके आंखों के सामने उसके पापा ने खुद को गोली मारकर खत्म कर दिया था। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कसिनो में बहुत सारा पैसा हारने की वजह से हुआ था। और ये ऐसा एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे हजारों इंसिडेंट्स आपको मिल जाएंगे जिनमें कई लोगों ने कर लिए, कई फैमिलीज बर्बाद हो गई और कई लोग बैंकरप्ट हो गए। In a tragic turn of events, a woman and her son reportedly committed suicide after losing money in betting on cricket matches of the Indian Premier League. 24-year-old woman Ranjita V was found dead by suicide at her residence on the 18th of March. And according to reports, Ranjita's tragic decision was allegedly driven by her husband's staggering debts. Now, these debts have been accrued through betting during the previous IPL seasons. आपको पता है कसिनोज में ऐसे लोग भी आते हैं जो वहाँ पर डायपर पहनकर बैठते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सट्टेबाजी में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो गेम छोड़कर वॉशरूम तक भी नहीं जाना चाहते। इतना ही नहीं, मुझे मेरे रिसर्च में कई इंसिडेंट्स तो ऐसे भी मिले कि कई लोग लिटरली 2-2 दिन तक एक ही मशीन के सामने एक ही जगह पर खड़े रहकर गैम्बलिंग करते हैं। उन्हें ना फैमिली की फिक्र होती है, ना खुद की फिक्र होती है और ना ही उन्हें ये पता चलता है कि अगले कुछ घंटों में वो कंगाल होने वाले हैं। तो फिर अब सवाल ये आता है कि लोग इस हद तक आखिर जाते कैसे? इतना तो छोटे बच्चों को भी समझता है कि पी करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है। तो फिर अगर ये इतने पढ़े लिखे लोग डायपर पहनकर वहां कसिनो में बैठ रहे हैं, मतलब जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा, राइट? तो इसका रीजन क्या है पता है? इन कसिनोज की एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी। इनके स्ट्रैटेजी में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उनके कस्टमर्स को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन कैसे? देखो, कसिनोज में ना कोई क्लॉक होती है और ना ही कोई विंडो होती है जिससे लोगों को सुबह से शाम और शाम से रात कब हो गई इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक उनकी जेब खाली नहीं हो जाती। ये कसिनो वाले उनके वीआईपी कस्टमर्स को फ्री ड्रिंक्स, फ्री होटल, फ्री का खाना, ऐसे प्रॉपर वीआईपी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कस्टमर कंगाल होने तक कसिनो से बाहर कदम ही ना रखे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कसिनो की हर एक छोटी से छोटी चीज को ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। जैसे कि यहाँ आकर गैम्बलिंग करने वाले का माइंड एकदम रिलैक्स और स्ट्रेस
स्ट्रेस फ्री रहे इसके लिए कसिनोज में वैनिला और सिट्रस फ्लेवर के स्पेशल फ्रेग्रेंसेस यूज किए जाते हैं। इसके अलावा लाउड जैकपॉट साउंड्स, कॉइन गिरने की साउंड्स, ऐसे एक्साइटिंग साउंड इफेक्ट्स यूज किए जाते हैं ताकि जो भी बंदा कसिनो में खड़ा है उसके ब्रेन को ये सिग्नल्स मिलते रहे कि उसके आसपास शायद कोई ना कोई जीत रहा है, जबकि एक्चुअल में 99% लोग हार रहे होते हैं। इवन आप देखोगे तो कसिनोज में ना ऐसे ब्राइट रेड, गोल्ड और फ्लैशी लाइट्स का यूज किया जाता है और ये कलर्स कोई ऐसी रैंडमली नहीं लगाए जाते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कलर्स उन लोगों के ब्रेन को इंपल्सिव बेटिंग के लिए एक्टिवेट करते हैं, जिससे लोग बिना सोचे समझे पैसे उड़ाते रहते हैं। इस सब के अलावा एक और सबसे खतरनाक चीज है एंड दैट इज नियर मिस इफेक्ट। लेकिन अब ये नियर मिस इफेक्ट क्या है? देखो कसिनोज में ये जो ऐसी स्लॉट मशीन्स होती है उनमें अगर ऐसे तीनों एलिमेंट सेम आ गए तो वो प्लेयर जीत जाता है और अगर सेम नहीं आए तो वो हार जाता है। इट्स दैट सिंपल। लेकिन अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल उनमें से सिर्फ 2 ही एलिमेंट सेम आ गए और तीसरा एलिमेंट मैच होते होते रह गया तो वो प्लेयर वो बेट हार जाएगा। लेकिन कसिनोज का असली गेम यहीं पर छुपा हुआ है। यहाँ वो बंदा भले ही हार रहा होता है लेकिन वो कोई नॉर्मल वे में नहीं हार रहा है, वो ऑलमोस्ट विन होते होते हार रहा है। और पता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था जिसमें कुछ गैम्बलिंग एडिक्टेड लोगों के ब्रेन्स का MRI स्कैन किया गया था। अब देखो हमारे ब्रेन में ना इंसुला नाम का एक पार्ट होता है जो कि हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जो लोग गैम्बलिंग से एडिक्टेड होते हैं उनके ब्रेन में ये इंसुला बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, जिससे उन्हें ऑलमोस्ट विन पर भी रियल विन वाला फील आता है और उन्हें बार बार फॉल्स होप्स मिलती रहती है कि अब वो शायद नेक्स्ट राउंड में जीत जाएंगे और इस तरह एक पूरा का पूरा लूप बन जाता है और इससे बाहर आना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसी ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करके इन कसिनोज के हर गेम को बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया जाता है ताकि खेलने वाले को हारते हुए भी जीतने का फील आता रहे और इसी को नियर मिस इफेक्ट कहा जाता है। और चलो कसिनोज वगैरह तो फिर भी अमीरों का ठिकाना है, लेकिन एक प्लेयर को एडिक्ट बनाने के लिए ये लोग जो भी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज करते हैं वो सेम टैक्टिक्स फैंटेसी गेमिंग एप्स में भी यूज होती है। शाहरुख खान जहाँ पर बोलता था कि तीनों खान को लेकर एक फिल्म बनाने में एक प्रोड्यूसर की चड्डी बनियान बिक जाएगी। क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं? कभी तो कैसी फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। वही ड्रीम 11 ने आमिर खान, रणबीर कपूर, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जैकी श्रॉफ और ऑलमोस्ट आधा बॉलीवुड और आधी क्रिकेट टीम को सिर्फ इस एक एड में ऑन बोर्ड कर दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फैंटेसी गेमिंग कंपनीज अपने मार्केटिंग पर जो इतना सारा पैसा उड़ा रही है उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है हेलो इफेक्ट। तो साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट सेलिब्रिटी अगर किसी चीज को प्रमोट करता है तो देयर आर हायर चांसेस कि आप भी बिना ज्यादा अपना दिमाग लगाए उस चीज को यूज करना शुरू कर दोगे। और इस बात को ये कंपनीज बहुत अच्छे से समझती है, इसलिए मैंने कहा था ना कि यहाँ पर छोटी से छोटी हर एक चीज आपकी साइकोलॉजी को स्टडी करके डिजाइन की जाती है। 2018 में ड्रीम 11 के पास अप्रॉक्स 2 करोड़ यूजर्स थे, वही बस अगले 1 साल में ये नंबर 5 करोड़ तक पहुंच गया था। और पता है इसका वन ऑफ द मेन रीजन ये था कि उन्होंने 2018 में रोहित शर्मा को उनका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। सो इसी से आप समझ जाओ कि ये कंपनीज क्यों इन सेलिब्रिटीज पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। आपने बचपन में कहानियों में सुना होगा कि किस तरह शिकारी लोग जंगल में जाकर प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाल वाल बिछाकर उसमें खाना रखकर शिकार को अपने टारगेट तक लेकर आते हैं और फिर उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। बस उसी तरह इन गेमिंग एप्स की भी एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी होती है आपको शिकार बनाने की। देखो पहले तो ये कंपनीज आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक हर प्लेटफॉर्म पर बार बार ऐसी एड्स दिखाते हैं जिसमें कोई बंदा कार जीत रहा है, कोई गांव का गरीब रातों रात करोड़पति बन रहा है, कोई लाखों का कैश जीत रहा है और पता नहीं क्या क्या। अब ये सब देखने के बाद क्या होता है कि उस बंदे के दिमाग में एक चुल मच जाती है कि चलो एक बार तो ट्राई कर ही लेते हैं। अब इसी चुल के मारे बंदा इस ऐप को डाउनलोड भी कर लेता है और इन एप्स ने अपना UI इतना स्मार्टली डिजाइन किया होता है कि विद इन 3 to 4 क्लिक्स आपका अकाउंट बनकर रेडी भी हो जाता है। और अब जैसे ही अकाउंट बनकर रेडी हो जाता है तो इन एप्स के UI में जो कलर्स, एनिमेशंस और साउंड इफेक्ट्स यूज किए होते हैं उनके पीछे भी इनकी कई सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जीत जाता है तो ऐसी मस्त फ्लैशी लाइट्स चमकती है, गोल्ड कॉइन्स की बारिश होती है और सूदिंग एंड चीयरफुल म्यूजिक प्ले होने लगता है। इन छोटी छोटी डिटेलिंग को कोई नोटिस नहीं करता है, लेकिन ये सब चीजें मिलकर सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन को एक इंस्टेंट रिवॉर्ड जैसा फील करवाती है। इवन ये एप्स अपने UI, लोगो और एड्स में जो ज्यादातर रेड और येलो कलर के स्पेसिफिक कलर कोड्स यूज करते हैं उसके पीछे भी ये साइकोलॉजी होती है कि ये कलर अर्जेंसी और एक्साइटमेंट को ट्रिगर करते हैं। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये सब चीजें कसिनो में भी बहुत ही स्मार्टली यूज की जाती है। और इसीलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि गैम्बलिंग हो या फिर ये फैंटेसी एप्स, इनमें हर एक छोटी से छोटी चीज आपकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके डिजाइन की जाती है और आपको शिकार बनाने की ये तो बस एक शुरुआत है। अभी तो बस इन्होंने जाल बिछाया है, अब ये आपको चारा भी डालेंगे और फिर आपको जाल में फंसा भी लेंगे।
कैसे? तो देखो, जैसे ही आप इन एप्स पर रजिस्टर करते हो तो इनकी तरफ से आपको तुरंत 500 से लेकर हजारों रुपए तक का फ्री ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। आप कभी बारीकी से ऑब्जर्व करना, आप जब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी यूपीआई से पेमेंट करते हो तो आपको ज्यादातर रिवॉर्ड्स इन एप्स के ही मिलते हैं। किसी बकरे को हलाल करने से पहले जैसे उसको खिलाया पिलाया जाता है ना, ये ज्वाइनिंग बोनस वैसा ही कुछ सीन है। इस सब के बाद आता है इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एप्स एआई और मशीन लर्निंग को इतना स्मार्टली यूज करते हैं कि इससे हर एक यूजर का गेमिंग पैटर्न इनको समझ में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी बंदे ने एक पर्टिकुलर टीम पर पैसा लगा दिया तो उसे उसी से रिलेटेड ऐसी नोटिफिकेशंस आती है जो उसकी उंगलियों को मजबूर करती है उस नोटिफिकेशन पर टैप करने के लिए। और फिर जैसे ही वो उस नोटिफिकेशन पर टैप करता है तो उसको वहां पर वही चीजें दिखाई जाती है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। इसी पैटर्न को बिजनेस में हाइपर पर्सनलाइजेशन कहा जाता है, जो किसी भी यूजर को इन एप्स के साथ इमोशनली अटैच करके रखता है। फिर भले ही ये एप्स उसके हाथ में कटोरा ही क्यों ना थमा दे, लेकिन ये बंदा इन एप्स के साथ अपनी वफादारी नहीं छोड़ता है। जो लोग रेगुलरली इन एप्स को यूज करते हैं उनको ये बहुत रिलेटेबल लग रहा होगा, है ना? अगर सच में लग रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसके बाद आते हैं इनके लीडर बोर्ड्स। जब भी कोई बंदा लीडर बोर्ड्स में ऊपर जाता है तो उसको एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आ जाती है और उससे एक इंस्टेंट डोपामिन रश मिल जाता है, जिससे वो और ज्यादा पैसा लगाता है, क्योंकि उसको लगता है कि बस थोड़ा और खेलेगा तो वो लीडर बोर्ड में टॉप पोजीशन पर पहुंच ही जाएगा। और यही नहीं, इन फैंटेसी गेमिंग कंपनीज के नाम भी अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, 11 विकेट्स ऐसे बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किए होते हैं ताकि ये 11 नंबर देखकर सबकॉन्शियसली आपको क्रिकेट यानी गेमिंग का फील आए, ना कि सट्टेबाजी का या गैम्बलिंग का। इसलिए हारने के बाद जब आप बोलते हो ना कि यार मेरा नसीब ही खराब है, तो एक बात समझ लो कि आपका नसीब खराब नहीं है, उनका सिस्टम कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और इस तरह ये फैंटेसी एप्स हो या कसिनोज हो, या आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलकर आपको एक गैम्बलिंग एडिक्ट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये सवाल आता है कि आज ये गैम्बलिंग इंडस्ट्री, जिसे कई लोग तो ऑफिशियल इंडस्ट्री मानते भी नहीं है, ये इंडस्ट्री आखिर इतनी बड़ी बनी कैसे और इतनी डेवलप हुई कैसे? तो इस इंडस्ट्री का जो इवोल्यूशन है वो बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है। And this itself brings me to the chapter number 2 of this documentary. वो कहता है ना कि Rome wasn't built in a day. वैसे ये बेटिंग और गैम्बलिंग इंडस्ट्री भी कोई एक दिन, एक साल या 10 साल में नहीं बनी है। रामायण और महाभारत के टाइम में चौसर और पचीसी ये दो गेम्स हुआ करते थे, जो कि काइंड ऑफ एक गैम्बलिंग ही थी। जिस महाभारत के युद्ध ने एक पूरा का पूरा युग ही खत्म कर दिया, वो इतना बड़ा युद्ध होने के पीछे का वन ऑफ द मेन रीजन भी कौरव और पांडवों के बीच में खेला गया ये चौसर का गेम ही था। अब देखो, इसको अगर एक अलग एंगल से देखे तो इसमें जो शकुनी मामा थे उन्हीं को आज की डेट में फैंटेसी एप्स का अल्गोरिदम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह शकुनी मामा ने अपने जादुई पासे पलटकर पांडवों को वनवास भेज दिया था, वैसे ही आज ये फैंटेसी गेमिंग एप्स अपने अल्गोरिदम को यूज करके लोगों को दिहाड़ी करने के लिए भेज देते हैं। चलो, रामायण महाभारत तो फिर भी बहुत ज्यादा पीछे का टाइम है, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली रोमन एम्पायर के बारे में भी रिसर्च करोगे तो वहां पर भी आपको बेटिंग के ट्रेसेस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वहां पर नकल बोन्स नाम का एक गेम होता था। तो बेसिकली ये जो गेम था उसे जानवरों की हड्डियों से खेला जाता था। जिस तरह आज की डेट में लूडो या सांप सीढ़ी खेलने के लिए 6 साइड वाला डाइस यूज होता है, वैसे इस नकल बोन गेम में 4 साइड वाला ऐसा डाइस यूज होता था जो कि भेड़ या बकरी के घुटनों की हड्डियों से बनता था। इसके अलावा एंशिएंट रोम में ग्लैडिएटर फाइट्स पर भी बेटिंग होती थी। इसमें क्या होता था कि किसी ओपन ग्राउंड में 50,000 से लेकर 80,000 लोगों के सामने या तो मैन वर्सेस मैन या फिर मैन वर्सेस लायन, टाइगर, लेपर्ड और कभी कभी तो राइनो ऐसे वाइल्ड एनिमल के साथ फाइट लगाई जाती थी और फिर उस पर लोग बेट लगाते थे। इवन आज से 1800 साल पहले रोम में कमोडोस नाम का एक एम्परर था जो खुद इन ग्लैडिएटर फाइट्स में पार्टिसिपेट करता था और अपने एरोज और जैवलिन से हर दिन सैकड़ों जानवरों को मार गिराता था। तो इसी एग्जांपल से आप समझ जाओ कि उस वक्त रोम में ग्लैडिएटर फाइट्स पर बेट लगाने का क्या क्रेज होगा। इवन रोम के अलावा आप चाइना में भी आओ तो वहां पर तो एक अलग ही लेवल की गैम्बलिंग हुआ करती थी। चाइना में ना कीनो नाम का एक गेम हुआ करता था। इस गेम में 80 अलग अलग चाइनीज कैरेक्टर्स होते थे। जैसे मान लो 1 से लेकर 80 तक अलग अलग नंबर्स हो, तो चाइना के ऑलमोस्ट हर गांव, हर शहर में लाखों लोग इस किनो गेम के टिकट्स खरीदते थे और फिर उसके रिजल्ट के दिन उस गेम का ऑर्गेनाइजर आकर उसका लकी ड्रॉ करता था। अब मान लो कि किसी बंदे ने 7, 11 और 15 इन नंबर्स के टिकट्स लिए हो और उस ऑर्गेनाइजर ने जो भी नंबर्स अनाउंस किए उससे इस बंदे के नंबर्स मैच हो गए तो वो बंदा प्राइज जीत जाता था। ये कीनो गेम चाइना में इतने मास लेवल पर खेला जाता था कि वहां पर जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसे बनाने के लिए जो फंड्स लगे थे उसका एक मेजर चंक भी इसी गेम के टैक्स से इकट्ठा किया गया था। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और लोगों ने गैम्बलिंग करने के लिए नए नए तरीके इन्वेंट करना शुरू कर दिए। 16th सेंचुरी में जब इंडिया में मुगलों का राज था तब एक कॉक फाइट नाम का गेम होता था जिस पर लोग गैम्बलिंग करते थे। इस कॉक फाइट में 2 मुर्गों के पैरों में चाकू जैसे ब्लेड्स बांधी जाती थी और उन्हें आपस में मरने तक लड़वाया जाता था
और फिर उन मुर्गों पर लोग बेट लगाते थे कि कौन सा मुर्गा हारेगा और कौन सा मुर्गा जीतेगा। अब ये जो कॉक फाइट थी वो अकबर को बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए उसके दरबार में ये कॉक फाइट बहुत बार ऑर्गेनाइज की जाती थी और एंटरटेनमेंट के नाम पर लोग उस फाइट पर बेट लगाते थे। इसी दौरान अकबर ने कई सारे सट्टा बाजार भी शुरू कर दिए थे, जहां पर डाइस गेम्स, एनिमल फाइट्स, कार्ड्स ऐसे अलग अलग लक बेस्ड गेम्स खेले जाते थे। उन गेम्स को खेलने के लिए किसी स्किल्स की जरूरत नहीं होती थी। अब मैंने लक बेस्ड और स्किल बेस्ड ये जो दो वर्ड्स यूज किए हैं, एक्चुअली इन्हीं पर पूरी की पूरी आज की गैम्बलिंग इंडस्ट्री टिकी हुई है। हालांकि कई लोगों ने इसके बारे में ऊपर से सुना भी होगा, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को मैंने इस डॉक्यूमेंट्री में आगे बहुत ही इन डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, सो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अकबर के टाइम पर ये जो सट्टा बाजार बनाए गए थे उनमें थोड़े बहुत रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए गए थे, जैसे कि ये जो चौसर गेम होता था उसमें एक बेटिंग लिमिट फिक्स कर दी गई थी, यानी चाहे जो भी हो जाए लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर बेट नहीं कर सकता था। लेकिन उस वक्त भी आज जैसा ही हाल था, लोगों को रातों रात अमीर बनना था, इसलिए बेटिंग को लेकर ये जो रेगुलेशंस थे वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर बनकर रह गए थे और लोगों में ये गैम्बलिंग का एडिक्शन धीरे धीरे कंट्रोल के बाहर होने लगा था। और यहाँ आपको लगेगा कि इंडिया में यही सिचुएशन थी, पर नहीं, पूरे दुनिया में सेम सिचुएशन थी। लेकिन इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उसी बीच मार्केट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो पूरी गैम्बलिंग इंडस्ट्री को बदल कर रख देता है। तो देखो क्या होता था कि ये जो गैम्बलिंग इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड थी और इसके चक्कर में कई लोग बर्बाद हो रहे थे। इसलिए इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए वेनिस, जो कि इटली में आता है, वहां पर रिडोटो नाम का दुनिया का सबसे पहला कसिनो शुरू किया गया था, जिसका पूरा कंट्रोल वहां की गवर्नमेंट के हाथ में था। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो कसिनो वर्ड है वो एक्चुअली एक इटालियन वर्ड कासा से आया है, जिसका मीनिंग होता है हाउस। अब आगे ये जो कसिनो का कॉन्सेप्ट था वो इतना पॉपुलर हुआ कि धीरे धीरे इटली के बाहर भी पूरी दुनिया में फैलने लगा। और यही वो टाइम था जब पोर्चुगीज ने इंडिया के कुछ पार्ट को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था और यही वो लोग थे जो इंडिया में सबसे पहले कसिनोज का कॉन्सेप्ट अपने साथ लेकर आए थे। पोर्चुगीज ने मोस्टली गोवा को कॉलोनाइज किया था, इसलिए गोवा के कोस्टल एरियाज में उन्होंने छोटे छोटे कार्ड रूम्स बनाना शुरू कर दिया, जहां पर लोग कार्ड्स और डाइस गेम्स खेलते थे। पर अभी तक भी गैम्बलिंग इंडस्ट्री मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं बनी थी और ना ही ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज थी। लेकिन फिर इंडिया में एंट्री होती है अंग्रेजों की और ये लोग इस पूरी इंडस्ट्री को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाते हैं। उस वक्त क्या होता था ना कि इंग्लैंड में हॉर्स रेसिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, इसीलिए जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो 1777 में उन्होंने मद्रास में सबसे पहले हॉर्स रेसिंग शुरू कर दी। इवन आज से 250 साल पहले शुरू किया गया ये रेस कोर्स इंडिया में आज भी मद्रास रेस क्लब के अंडर ऑपरेट होता है। अब ये हॉर्स रेसिंग दिखने में तो एक रॉयल और क्लासी स्पोर्ट लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही स्मार्टली डिजाइन मनी लॉन्ड्रिंग मशीन है। लेकिन कैसे? चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये दीपक है और ये इतना अमीर है कि इसके पास 5 करोड़ रुपए सिर्फ ब्लैक मनी पड़ा हुआ है। अब अगर वो ये 5 करोड़ रुपए सीधा बैंक में डालेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाएगा। इसलिए दीपक यहाँ पर एक गेम खेलता है। वो क्या करता है कि इन 5 करोड़ रुपए को लेकर एक रेस कोर्स में हॉर्स रेसिंग पर बेट लगाने जाता है और ये जो हॉर्स रेसिंग बेट्स होती है उनमें मोस्टली कैश में ही काम चलता है और यहाँ पर किसी से भी ये पूछा नहीं जाता कि उसने वो पैसा कहाँ से और कैसे लाया है। अब दीपक भी अपनी 5 करोड़ रुपए की कैश इस बेट में लगा देता है और अगर दीपक रेस जीत जाता है तो उसे एक ऑफिशियल विनिंग की स्लिप मिल जाती है, जिसको यूज करके वो इस ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है। ये बेसिकली ऐसे होता है कि जब दीपक ये विनिंग स्लिप लेकर बैंक में जाएगा तो वो वहां पर कहेगा कि मैंने ये पैसा हॉर्स रेसिंग में जीता है। लेकिन अब आपको लग सकता है कि क्या बैंक उसे ये नहीं पूछेगी कि आपने शुरू में बेट लगाने के लिए जो 5 करोड़ रुपए लगाए थे वो कहां से लाए थे? तो देखो बात ऐसी है कि हॉर्स रेसिंग में ऐसी कोई भी उठकर लाखों करोड़ों की बेट नहीं लगा सकता है। वहां पर अगर कोई बंदा आकर बेट लगा रहा है मतलब या तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या तो कोई खानदानी रईस है। इसलिए इन लोगों का नेटवर्क ही इतना स्ट्रांग होता है कि इनसे नॉर्मली कोई सवाल जवाब करता ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो कोई बहुत ही बड़ा मैटर हो। इसलिए ऐसे समझो कि अपना दीपक भी ऐसा ही एक खानदानी रईस है और इस विनिंग स्लिप को यूज करके वो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करता है। लेकिन इन केस अगर वो घोड़ा रेस हार जाता है तो इसका सोल्यूशन भी दीपक के पास ऑलरेडी है। इस रेस कोर्स के अंदर एक अंडरग्राउंड मार्केट होता है जिसमें जीतने वाले बेटर्स अपनी विनिंग स्लिप को एक अनडिस्क्लोज अमाउंट में बेच देते हैं। तो यहाँ अगर दीपक ये बेट हार भी जाता है तो वो ऐसी एक विनिंग स्लिप खरीद लेता है और ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का प्रूफ रेडी कर लेता है। और यहाँ तक कि ये हार जीत की भी बात छोड़ो, इवन दीपक रेस में एक्चुअल में पार्टिसिपेट किए बिना भी इस ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा 50 लाख रुपए की बेट लगाकर अगर 5 करोड़ रुपए जीतता है तो दीपक जाकर उसे बोल सकता है कि 5 की जगह ये 5.5 करोड़ रुपए कैश ले ले और अपनी विनिंग स्लिप मुझे दे दे। तो इससे उस बंदे को भी 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और दीपक को भी ब्लैक मनी व्हाइट करने के लिए एक विनिंग स्लिप मिल जाती है। यानी रेस में असली विनर कोई भी हो लेकिन ऑन
ऑन पेपर दीपक ही विनर बन जाता है। और ये कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। कुछ लोग तो इस हॉर्स रेसिंग स्पोर्ट्स के नाम पर खुद के स्टड फार्म्स, यानी जहाँ पर घोड़ों को पालकर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, ऐसे फार्म्स भी सेटअप कर लेते हैं और फिर इन फार्म्स के नाम पर करोड़ों रुपए के फेक एक्सपेंसेस दिखाकर ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है। इवन ये लोग इसी फार्म बिजनेस के अंडर घोड़ों को उनकी असली प्राइस के कंपैरिजन में बहुत ही हाई प्राइस में बेचने की फेक डील्स भी दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक घोड़ा जिसकी एक्चुअल प्राइस 50 लाख रुपए है, उसकी सेल ये लोग 2-2 करोड़ रुपए तक दिखा देते हैं। उससे ये जो ऊपर के 1.5 करोड़ रुपए है वो अब ऑफिशियली, लीगली और बहुत ही स्मार्टली व्हाइट हो जाते हैं। यानी ये हॉर्स रेसिंग सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं बल्कि एक मनी लॉन्ड्रिंग मशीन भी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना सब पता होने के बाद भी गवर्नमेंट इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती? इस पर आएंगे हम, अभी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अब हॉर्स रेसिंग के अलावा अंग्रेजों के आने के बाद इंडिया में कई सारे गैम्बलिंग हाउसेस भी ओपन होना शुरू हो गए थे और इवन इससे ब्रिटिशर्स टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू भी जनरेट करते थे। लेकिन ये गैम्बलिंग हाउसेस ज्यादातर बॉम्बे, कैलकाटा, इन बड़ी बड़ी सिटीज में ही होते थे। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट भी मोस्टली अमीरों के लिए बनाया गया था। तो इससे हुआ ये कि जो बाकी आम लोग थे वो गली चौराहों पर बैठकर पत्ते वत्ते खेलकर सट्टेबाजी करने लग गए। अब आगे धीरे धीरे चलकर ये गैम्बलिंग इंडस्ट्री इस तरह से इवॉल्व हुई कि लोग चेस, सांप सीढ़ी, क्रॉसवर्ड ऐसे गेम्स और पजल पर भी गैम्बलिंग करने लग गए। इसमें क्या होता था कि इन गेम्स के कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज किए जाते थे और लोग पैसे लगाकर इन कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करते थे और जो बंदा विनर होता था उसको वो पूरा प्राइज मनी दिया जाता था। अब दिखने में तो ये किसी नॉर्मल कॉम्पिटिशन की तरह ही होते थे, लेकिन इनकी आड़ में कई लोग छुप छुप कर गैम्बलिंग करते थे। इस गेम्स और पजल के फॉर्म वाली गैम्बलिंग ने लोगों को इतना बर्बाद करके रखा था कि इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए 1955 में इंडियन गवर्नमेंट को प्राइज कॉम्पिटिशन नाम का एक एक्ट तक पास करना पड़ा था। इस एक्ट के अंडर गवर्नमेंट ने ऐसे सभी बिजनेसेस को बंद कर दिया था जो गेम्स खिलाने के नाम पर गैम्बलिंग करवाते थे। अब भले ये लीगली बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी अंडरग्राउंड मार्केट्स में गैम्बलिंग जोरों से चल ही रही थी। और उसी दौरान 1960s में गैम्बलिंग इंडस्ट्री में एक और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम था सट्टा मटका। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। सो बेसिकली इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती थी। फर्स्ट वाज मटका बॉस जो इस गेम को ऑर्गेनाइज करता था। सेकंड वाज बुकी जो इस मटका बॉस के अंडर काम करने वाला एक लोकल एजेंट होता था। एंड थर्ड वाज पंटर्स, यानी कि वो लोग जो इस बुकी से टिकट खरीद कर सट्टा लगाते थे। अब शुरू में इसका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि ये बुकी एक मिट्टी के मटके में कुछ रैंडम नंबर्स की चिट्स या फिर कार्ड्स रखता था और फिर लोग उन नंबर्स पर बेट लगाते थे। अगर सही नंबर निकला तो बंदा जीत गया और गलत निकला तो हार गया। इट वाज दैट सिंपल। अब धीरे धीरे ये मटका का कॉन्सेप्ट इवॉल्व होकर आज मॉडर्नाइज हो चुका है और इसका फॉर्मेट भी कंप्लीटली चेंज हो गया है। जहाँ पहले इसमें मिट्टी के मटके को यूज करके बेट लगाते थे, अब चीट्स को यूज करके लगाते हैं। ये कैसे वर्क होता है, इसका पूरा प्रोसेस मैंने गूगल डॉक में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाद में आराम से पढ़ लेना। पता है आज की डेट में मुंबई, गुजरात और कई स्टेट्स के रूरल एरियाज में ये सट्टा मटका, चाय का ठेला, पान टपरी, मोबाइल मैसेजेस और रेफरल्स के थ्रू खुलेआम चलता है। ये तो हो गया सट्टा मटका का कॉन्सेप्ट। अब उसी दौरान यानी 1960s के आसपास ही इंडिया में रमी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। लेकिन फिर धीरे धीरे रमी का क्रेज भी कम होता गया और फिर मार्केट में आ गया स्पोर्ट्स बेटिंग का ट्रेंड। तो देखो जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तब वो अपने साथ क्रिकेट भी लेकर आए थे और पहले से क्रिकेट पर लोग सट्टा लगाते थे। लेकिन 1980s में जब क्रिकेट को टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया गया तब क्रिकेट घर घर में पहुंच गया और इससे बेटिंग का जो क्रेज था वो इस लेवल तक बढ़ गया कि इससे बड़ी बड़ी मैचेस तक फिक्स होने लगी। इसी बीच क्रिकेट में एक ऐसा स्कैंडल होता है जो क्रिकेट और सट्टेबाजी किस लेवल तक इंटरकनेक्टेड है इस चीज को एक्सपोज कर डालता है। हैंसी क्रॉनिये ये साउथ अफ्रीका की टीम का एक हाईली रिस्पेक्टेड कैप्टन हुआ करता था। इस बंदे ने साउथ अफ्रीका को 53 टेस्ट और 138 ओडीआईज में लीड किया था। लेकिन अप्रैल 2000 में एक न्यूज आती है कि ये बंदा कुछ इंडियन सट्टा किंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। एक्चुअली 1990s के दौरान इलीगल सट्टा मार्केट का बूम इस लेवल पर था कि लोग मैच तो छोड़ो, टॉस से लेकर विकेट्स और रन्स पर भी करोड़ों रुपए का सट्टा लगा रहे थे। तो इसी के चलते ये जो हैंसी क्रॉनिये था वो अपने टीममेट्स को अंडर परफॉर्म करने के लिए कहता था। और जैसे कि मैंने बताया कि ये फिक्सिंग सिर्फ मैच हारने या जीतने को लेकर नहीं बल्कि टॉस से लेकर विकेट्स और रन्स बनाने तक भी चलती थी। इसीलिए जो सट्टा मार्केट के किंग्स थे वो स्पॉट बेटिंग में करोड़ों रुपए लगाते थे और बदले में हैंसी क्रॉनिये को एक बड़ी अमाउंट दी जाती थी। लेकिन जैसे ही अप्रैल 2000 में ये स्कैंडल एक्सपोज हुआ तो क्रॉनिये को क्रिकेट से लाइफ टाइम के लिए बैन किया गया और शॉकिंगली इसके सिर्फ 2 साल बाद यानी 2002 में क्रॉनिये की एक प्लेन क्रैश में मिस्टीरियस डेथ भी हो गई। और ये स्कैंडल तो सिर्फ एक डेमो था कि क्रिकेट और गैम्बलिंग आपस में किस लेवल तक जुड़े हुए हैं। इस स्कैंडल के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा ऐसे कई प्लेयर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया। कई मैच फिक्सिंग के केसेस सामने आए
और यहाँ तक कि इंटरनेशनल तो छोड़ो, कई डोमेस्टिक मैचेस भी फिक्स होने के केसेस सामने आए और आगे चलकर ये सट्टेबाजी आईपीएल में भी एंटर हो गई। 20th सेंचुरी एंड होते होते पूरे देश में लॉटरी, गैम्बलिंग और मैच फिक्सिंग के नाम पर इतने सारे स्कैम्स होने लगे थे कि इन्हें कंट्रोल करने के लिए 1998 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट भी पास किया था ताकि फ्रॉड और इलीगल लॉटरी को बैन किया जा सके। अब हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, कैसीनो, सट्टा मटका, पजल्स, इन सब के बाद इस इंडस्ट्री में एंट्री होती है फैंटेसी गेमिंग एप्स की। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तब उसी साल इंडिया में ड्रीम 11 भी लॉन्च हो गया था और धीरे धीरे माई 11 सर्कल, एमपीएल, ऐसी और भी कई सारी फैंटेसी गेमिंग कंपनीज मार्केट में एंटर होनी शुरू हो गई थी। इन कंपनीज ने बहुत ही स्मार्टली लीगल फ्रेमवर्क को यूज किया और बेटिंग को एक फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया। इन एप्स का मार्केट में इस लेवल का क्रेज फैल गया है कि आज इंडिया में इस फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। आज के डेट में फैंटेसी गेमिंग मार्केट को ड्रीम 11 डोमिनेट करती है, जिसके पास फैंटेसी गेमिंग मार्केट का 90% शेयर है। जहां आज इंडिया में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम जैसी कंपनीज लॉस में ऑपरेट हो रही है, वही 2023 में ड्रीम 11 ने 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था और उसमें से 188 करोड़ रुपीस तो उनका सिर्फ एनुअल प्रॉफिट ही था। तो इस तरह ये गैम्बलिंग और फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री रामायण महाभारत से लेकर एंशिएंट इंडिया और मुगल एरा तक, देन मुगल एरा से लेकर ब्रिटिशर्स और मॉडर्न इंडिया तक इवॉल्व हुई है। लेकिन अब इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि जब गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट को तो क्या बच्चे बच्चे को पता है कि सट्टेबाजी हर सिटीजन के लिए, हर फैमिली के लिए, कंट्री के लिए कितनी डेंजरस चीज है, तो फिर गवर्नमेंट इन्हें कंप्लीटली बैन क्यों नहीं करती? और कुछ गेम्स, कुछ एक्टिविटीज अगर इलीगल है तो फिर आज मार्केट में खुलेआम ये सब चीजें चल कैसे रही है? लेट्स अनकवर दिस इन चैप्टर नंबर 3। मैंने अभी दिसंबर में गोवा गया था। वहां पर बड़े बड़े कैसीनोज ऐसे पानी के ऊपर बनाए हुए थे। पहले तो आई थॉट कि ये शायद ऐसी प्रीमियम फील देने के लिए पानी के ऊपर डिजाइन किए गए होंगे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि भाई ये ऐसा नहीं है। ये सभी कैसीनोज पानी के ऊपर इसलिए बनाए गए थे क्योंकि हमारे इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग इन 3 जगहों के 5 स्टार होटल्स को छोड़कर इंडिया की जमीन पर कैसीनोज चलाना अलाउड ही नहीं है। मतलब जमीन पर अलाउड नहीं है, इसलिए पानी के ऊपर बनाए गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ के लॉज में एक और एक्ट है, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, और यही वो एक्ट है जिसके भरोसे आज ये गैम्बलिंग इंडस्ट्री लीगली ऑपरेट हो रही है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान गैम्बलिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज थी और गली गली में लोग अलग अलग तरीके से गैम्बलिंग करके बर्बाद हो रहे थे। इसीलिए इस चीज को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने ये पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट लाया था। ये जो एक्ट था उसका मेन पर्पस बेसिकली ये था कि गैम्बलिंग हाउसेस को तो बैन किया ही जाए, लेकिन गली चौराहों पर भी जो 4 लोग बैठकर सट्टेबाजी करते थे उसे भी रोक दिया जाए। और इसी एक्ट के अंडर इंडिया में एनिमल फाइटिंग और सभी तरह की गैम्बलिंग एंड बेटिंग एक्टिविटीज को बैन किया गया था और उन्हें इलीगल एक्टिविटीज की कैटेगरी में डाल दिया गया था। अब इसी एक्ट में एक और चीज थी, और ये एक ऐसी चीज थी जो आगे चलकर आज की फैंटेसी गेमिंग और गैम्बलिंग कंपनीज के लिए अंग्रेजों का सबसे खूबसूरत तोहफा बनने वाली थी। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग 2 तरह के गेम्स होते हैं। फर्स्ट इज गेम ऑफ स्किल, यानी जिसे खेलने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज होती है और उन्हें खेलते वक्त अपना दिमाग लगाना पड़ता है। एंड सेकंड इज गेम ऑफ चांस, यानी ये गेम्स प्योरली लक बेस्ड होते हैं। मतलब यहाँ पर आपकी कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। तो ये एक्ट कहता है कि ये जो गेम ऑफ चांस है वो इलीगल है, क्योंकि एक बार किसी ने अगर इन गेम्स पर पैसे लगा दिए तो फिर उस गेम का कोई कंट्रोल उसके हाथ में नहीं रहता है, वो टोटली डिपेंड करता है उसके लक पर। इसलिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये गेम ऑफ चांस इलीगल है। लेकिन वही जो गेम ऑफ स्किल होते हैं वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग लीगल है, क्योंकि इसमें जब बंदा पैसे लगाता है तो वो कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह यूज करके, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूज करके इस गेम को कंट्रोल कर सकता है। ऐसा मैं नहीं, ये 1867 का पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट कहता है। अब इस एक्ट में इन्होंने ये तो लिख दिया कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है, लेकिन इस एक्ट को बनाने वाले लोग शायद नशा करके बैठे हुए थे, क्योंकि ये जो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस है इन्हें थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना आसान है, लेकिन इन्हें प्रैक्टिकली डिफरेंशिएट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा इस चीज पर बेट लगाता है कि विराट अगली बॉल पर 6 मारेगा, तो इसमें क्या स्ट्रैटेजी है ये तो खुद विराट को भी नहीं पता कि वो अगले बॉल पर 6 मारेगा या आउट हो जाएगा। और पता है अंग्रेजों ने अराउंड 150 साल पहले बनाए हुए इस एक्ट को इंडिया में आज भी फॉलो किया जाता है। 2020 में राजस्थान के चंद्रेश साकला नाम के एक बंदे ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया था कि ये जो ड्रीम 11 कंपनी है वो भले ही खुद को एक फैंटेसी गेमिंग कंपनी बोलती है, लेकिन एक्चुअल में ये एक सट्टा ही है। तो पता है इस पर हाई कोर्ट ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि ड्रीम 11 एक लक बेस्ड कंपनी थोड़ी है। यहाँ पर खेलने के लिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग फैंटेसी गेम्स को खेलने के लिए जो प्रेडिक्शन लगता है उस प्रेडिक्शन के लिए एक्सट्रीम रिसर्च, टैलेंट और एनालिसिस करना पड़ता है। और जिस गेम में इतने सारे स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं वो गेम लक बेस्ड नहीं बल्कि एक स्किल बेस्ड गेम होता है। अब इसी पिटीशन में एक और इंटरेस्टिंग चीज तो हुआ क्या था कि चंद्रेश साकला ने इसी केस में न्यूयॉर्क के
एक सिमिलर केस का एग्जांपल दिया था। 6 फरवरी 2020 को न्यूयॉर्क में एक ऐसा ही केस आया था और इस केस को लेकर न्यूयॉर्क कोर्ट ने कहा था कि फैंटेसी गेमिंग टोटली गैम्बलिंग ही है, इसमें कोई स्किल वर्क नहीं करता, क्योंकि एक बार अगर आपने अपनी टीम बना ली तो फिर उसका कंट्रोल किसी के पास नहीं रहता unless and until it's a match fixing। लेकिन इस पर राजस्थान हाईकोर्ट कहता है कि हमें न्यूयॉर्क का तो नहीं पता, लेकिन इंडिया में तो ये लीगल है क्योंकि ये एक स्किल बेस्ड गेम है। और ये ऐसा जजमेंट देकर राजस्थान हाईकोर्ट इस पिटीशन को डिसमिस कर देता है। और इवन बॉम्बे हाईकोर्ट का भी इस केस पर सेम यही कहना था। और इसी गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के अनक्लियर डिफरेंस की वजह से मार्केट में ये जितनी भी ऑफलाइन और ऑनलाइन बेटिंग कंपनीज है वो लीगली ऑपरेट हो रही है और करोड़ों का रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ रुपए की है। बट आई स्टिल डाउट दिस बिकॉज मुझे पर्सनली लगता है कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है इसके रियल फिगर्स को पता करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इन बेटिंग कंपनीज में कई सारी शेल कंपनीज और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तक इन्वॉल्व होते हैं। इन गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को लेकर कई सारे कोर्ट केसेस चलते रहते हैं और हर बार कोई ना कोई इलॉजिकल जजमेंट देकर इन केसेस को कंक्लूड कर दिया जाता है। इस सब को अगर मैं मोटा मोटा 1-2 लाइंस में रैप अप कर लूं तो बात यही निकल कर आती है कि लोग या गवर्नमेंट जिन्हें लूप होल्स बोलती है वो एक्चुअल में लूप होल्स नहीं होते, क्योंकि लूप होल तो एक ऐसी चीज होती है जिन्हें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के साथ फिक्स किया जा सकता है या फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस लेकर ऐसे लूप होल्स को रातों रात बंद करवाया जा सकता है, क्योंकि इतनी पावर तो है ना गवर्नमेंट के पास। लेकिन फिर भी ये लोग ऐसा नहीं करते। पता है क्यों? इसके ये 2 मेन रीजन है। फर्स्ट वन इज टैक्स कलेक्शन। इसे फैंटेसी ऐप के एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्या होता है कि इन फैंटेसी ऐप्स में क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल ऐसे कई अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं और इसी के साथ यहाँ 50 रुपए से लेकर 300, 400, 500 और इवन 3000, 4000 रुपए तक के प्राइस पूल्स होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्टेस्ट है और उसकी एंट्री फी 500 रुपए है और मान लो उसमें 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो इस हिसाब से 500 × 10 हो गए 5000 रुपए। यानी इन एप्स के पास अब 5000 रुपए आ गए। अब इन 5000 रुपए में से 28% जीएसटी यानी 1400 रुपए निर्मला दाई लेकर जाती है। अब बचे 3600 रुपए। अब इन 3600 रुपए में से 20% कमीशन ये फैंटेसी गेमिंग कंपनीज रख लेती है, क्योंकि वो आपको खेलने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। मतलब इन 3600 में से भी 20% यानी 720 रुपए इन एप्स के जेब में चले गए। अब फाइनली बचते 2880 रुपए। लेकिन इसमें फिर से ये कंपनीज 30% टीडीएस काट लेती है, जो कि अगेन गवर्नमेंट के पास जाता है। सो 30% टीडीएस यानी 864 रुपए माइनस होने के बाद फाइनल अमाउंट बचती है 2016 रुपए, जो कि फाइनली विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इस एक छोटे से पूल से कंपनी ने 720 रुपए कमाए और गवर्नमेंट ने 2264 रुपए टैक्स के फॉर्म में कमा लिए। लेकिन ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। एक मैच के अंदर ऐसे हजारों पूल्स होते हैं जिनमें करोड़ों लोग खेलते हैं और अकेले इस साल के आईपीएल सीजन में ऐसी 74 मैचेस होने वाली है। और आईपीएल के अलावा वर्ल्ड कप, ओडीआईज, टी20 साल भर ऐसा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि इन एप्स पर ऐसे ही फुटबॉल, कबड्डी और बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो इस सब से आप अंदाजा लगा लो कि इससे ये कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों कितना पैसा कमाती होगी। इंडियन गवर्नमेंट का पिछले साल का टारगेट ही था कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सिर्फ इन फैंटेसी एप्स के थ्रू 14,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्ट करना। आपको पता है ऑल्टमन सोलोन नाम की एक कंसल्टिंग फर्म है जिसने 2020 में अलग अलग कंट्रीज के 14,000 से भी ज्यादा लोगों पर एक स्टडी कंडक्ट की थी। इस स्टडी में ये पता चला कि जो लोग फैंटेसी एप्स पर टीम्स बनाकर पैसे लगाते हैं वो ज्यादातर पूरा का पूरा मैच देखते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि फैंटेसी गेमिंग एप्स की वजह से इनडायरेक्टली स्पोर्ट्स की व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जो कि ये एप्स व्यूअरशिप बढ़ाने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए बीसीसीआई भी इन एप्स की धड़ल्ले से ऐड चलाती है, क्योंकि बड़ा सिंपल लॉजिक है, अगर व्यूअरशिप बढ़ेगी तो आईपीएल का वैल्यूएशन बढ़ेगा, आईपीएल का रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे टीम्स का भी रेवेन्यू बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली इससे प्लेयर्स की भी सैलरी बढ़ जाएगी और फिर उस सैलरी पर भी गवर्नमेंट टीडीएस ले लेगी। ये भगवान क्या जुल्म है। इस साल के आईपीएल सीजन में ही गवर्नमेंट ने सभी प्लेयर्स से अराउंड 90 करोड़ रुपए का टीडीएस कलेक्ट किया है। और ये सब तो मैंने सिर्फ फैंटेसी एप्स के बारे में बताया। इन फैंटेसी एप्स के अलावा जितने भी रेगुलेटेड गैम्बलिंग हाउसेस होते हैं उनका टैक्स अलग से आता है। ये तो हुआ फर्स्ट रीजन। और चलो ये तो फिर भी रेगुलेटेड गैम्बलिंग थी, लेकिन गवर्नमेंट सट्टा मटका जैसे कुछ इलीगल या फिर अनरेगुलेटेड गैम्बलिंग को बैन क्यों नहीं करती? तो इसका सेकंड रीजन है रिश्वत। देखो जो अंडरग्राउंड या इलीगल गैम्बलिंग होती है उसकी चेन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। जो इस सट्टा बाजार का ऑपरेटर होता है वो गांव के सरपंच से लेकर पुलिस वालों तक और कुछ केसेस में तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स तक को रिश्वत देता है। अब ऊपर से देखने में तो लगता है कि लीगल सिस्टम इस इलीगल गैम्बलिंग को खत्म करने में लगा है, लेकिन अंदर से ये सब लोग आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। और अगर ऐसा ना होता तो हमारे सिस्टम के हाथ में इतनी पावर तो है कि इन इलीगल सट्टा बाजारों को रातों रात बंद करवा दे। अब देखो ये 1867 का पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट जमीन की जगह पानी पर कसिनोज चलाना, गेम ऑफ स्किल्स, गेम ऑफ चांस, ये जो भी सो कॉल्ड लूप होल्स है ना वो एक्चुअल में एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है
जिसको यूज करके गैम्बलिंग कंपनीज पैसा बनाती है, गवर्नमेंट टैक्स कमाती है और आम लोग इसके चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। और इसीलिए ना कभी ये इंडस्ट्री कंप्लीटली बंद होगी और ना ही गवर्नमेंट इस पर कभी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। और देखो, कहीं ना कहीं अकेले इन गैम्बलिंग कंपनीज और गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करना सही नहीं है, क्योंकि ये लोग आपका हाथ पकड़कर अपने कैसीनोज में या फिर अपने प्लेटफॉर्म्स पर आपको नहीं लेकर जाते हैं। वहां जाकर गैम्बल करना ये आपका खुद का कॉन्शियस या सबकॉन्शियस डिसीजन होता है। और चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का डिसीजन ले भी लिया, तो भी गवर्नमेंट किस किस चीज पर एक्शन लेगी? आपको पता है, कई गाँव में इस बात पर सट्टा लगाया जाता है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। है तो ये भी गैम्बलिंग है ना। अच्छा ये छोड़ो, अभी कुछ दिन पहले मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए थे। उनमें से एक बोलता है कि मैं इस थम्स अप की बोतल को एक घूंट में नॉन स्टॉप खत्म कर सकता हूँ, और दूसरे लोग बोल रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस बात पर दोनों में शर्त लग गई कि चल तू पी के दिखा। अब ये भी तो एक तरह का सट्टा ही हुआ ना। और हर शहर में, हर गाँव में, हर गली में ऐसे हजारों लाखों तरीके मिल जाएंगे जिनको कभी भी रेगुलेट किया ही नहीं जा सकता। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको खेलना है या नहीं खेलना है। मान लो एक आईपीएल मैच है और उसमें 2 टीम्स खेल रही है। अब एक टीम में 11 प्लेयर्स है, तो उस हिसाब से 2 टीम्स में टोटल 22 प्लेयर्स हो गए। अब इन फैंटेसी एप्स पर पैसे लगाने के लिए आपको इन 22 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करके अपनी टीम बनानी होती है। अब जब आप इन 22 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को चूज करोगे, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पर आपकी टोटल 7,05,432 अलग अलग टीम्स बन सकती है। अब मान लो कि आपने अपने लिए एक टीम बना ली, लेकिन अब उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन भी तो चूज करना पड़ेगा। तो अब इन 11 प्लेयर्स में से कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करने के लिए आपके पास 110 अलग अलग कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो अगर आप 7,05,432 को 110 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास टोटल 7,75,97,520 अलग अलग टीम्स निकल कर आती है। इतनी तो इटली और फ्रांस जैसे देशों की पॉपुलेशन भी नहीं है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि इन एप्स से पैसे जीतकर करोड़पति बनने से ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि आप फ्रांस या इटली जैसे देश के प्रेसिडेंट बन जाओ। दिस क्लियरली शोज कि फैंटेसी गेमिंग एप्स के ऊपर पैसा कमाना कोई गेम ऑफ स्किल नहीं है, ये प्योरली एक लक बेस्ड गेम है। अब यही एग्जांपल देख सकते हो कि पिछले साल बिहार का दीपू ओझा नाम का एक बंदा जो 8वीं भी पास नहीं था, उसके पास क्रिकेट का कोई नॉलेज भी नहीं था, वो तो एक कार मैकेनिक का काम करता था, लेकिन फिर भी उसने एक दिन फैंटेसी गेमिंग एप्स के ऊपर टीम बनाई और वो 1.5 करोड़ रुपए जीत गया। तो अब आप ही बताओ कि इसमें कौन से स्किल्स इन्वॉल्व थे? और बताइए कि टीम जो बनाए जिसमें विजेता हुए, तो ये अंदाज पर टीम बनाए थे या कुछ अनुभव था? सर अंदाज पे ही बनाया, हम खिलाड़ी को भी नहीं चिंते हैं। और वही दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो प्रॉपर स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करते हैं, लेकिन फिर भी या तो कर्जे में डूब जाते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं। हर दिन मार्केट में कोई ना कोई नई फैंटेसी गेमिंग कंपनी आ रही है। कई सारी कंपनीज तो यूनिकॉर्न भी बन गई है और बड़ी बड़ी वीसी फर्म्स इन कंपनीज में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ हर कोई जल्दी से अमीर बनने का शॉर्टकट ढूंढ रहा है। और इस माइंडसेट के चलते इन कंपनीज का प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ते ही जाने वाला है। देखो, लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और बस याद करने की कोशिश करो कि आपकी पहचान में ऐसा कौन है जो गैम्बलिंग या बेटिंग से करोड़पति बन गया है। एंड वंस यू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप खुद ही डिसाइड करना कि आप इससे कितने करोड़ रुपए कमाने वाले हैं। बाकी इस डॉक्यूमेंट्री को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसे लगता है कि वो फैंटेसी एप्स पर 2-4 टीम्स बनाकर रातों रात करोड़पति बन जाएगा। और हाँ, ऐसी डिटेल डॉक्यूमेंट्री बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इन डेप्थ रिसर्च करना पड़ता है, और ये सब करने का पर्पस इतना होता है कि इससे आपको कुछ वैल्यू मिले। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस डॉक्यूमेंट्री को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि ऐसी और वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट्रीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं।